में सुबह का वक्त हमेशा ही हंगामा खेज होता था, लेकिन आज इस्प्रा का पारा 7वीं आसमान पर था। वो पिछले 2 घंटे से अपनी केमिस्ट्री की असाइनमेंट ढूंढ रही थी, जो उसने बड़ी मेहनत से रात देर तक जागकर मुकम्मल की थी। मामा, मेरी फाइल कहाँ है? मैंने रात यहीं टेबल पर रखी थी। अस्प्रा ने कमरे से बाहर निकलते हुए पुकारा। मलिहा बेगम किचन में नाश्ता तैयार कर रही थीं। बेटा, वहीं कहीं होगी, ठीक से देखो। और हाँ, सुबह से बेला तुम्हारे कमरे के चक्कर लगा रही थी, कहीं उसने तो कुछ नहीं किया? ये सुनना था कि अस्प्रा के जहन में खतरे की घंटी बजी। वो तेजी से पलटी और बेला के प्लेरूम की तरफ भागी। वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। 5 साला आराबीला फर्श पर बैठी थी। इसके हाथ में रंगीन पेंसिलें थीं और अस्प्रा की मेहनत से तैयार की गई फाइल के सफेद सफ़हात अब ड्राइंग बुक बन चुके थे। आराबीला! अस्प्रा की चीख पूरे घर में गूंजी। आई एम मेकिंग पापा। मैं पापा बना रही हूं। बेला ने बड़ी मासूमियत से दांत निकाल कर दिखाए, जबकि उसके हाथ और गाल रंगों से भरे हुए थे। तुमने मेरी पूरी असाइनमेंट बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है ये कितनी जरूरी थी? अस्प्रा ने गुस्से से फाइल झपट ली। उसने देखा कि जहां उसने केमिकल फार्मूले लिखे थे, वहां अब एक अजीबो-गरीब स्केच बना हुआ था, जिसके नीचे कुछ लिखा था। अस्प्रा ने गुस्से में नोट्स पकड़े, पांव में जूता फंसाकर बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। काश मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद होती। सीढ़ियां उतरते हुए उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। डाइनिंग टेबल पर अब्दुल जब्बार साहब अखबार पढ़ रहे थे, जबकि मलिहा बेगम नाश्ता लगा रही थीं। क्या मसला है तुम्हें? ऐसे क्यों चीख रही हो सुबह सुबह? मलिहा बेगम ने परेशानी से पूछा। अस्प्रा ने कुछ कहे बगैर वो नोटिस मेज पर पटक दिए। इसी दौरान बेला भी दबे कदमों पीछे से आई और डरते डरते अपनी कुर्सी पर बैठकर खीर खाने लगी। मलिहा बेगम ने जैसे ही वो पेज देखा, उनकी हंसी छूट गई। अब्दुल जब्बार, जरा ये तो देखिए, आपकी छोटी बेटी ने क्या शाहकार बनाया है। अब्दुल जब्बार साहब ने ऐनक ठीक की और पेज देखा। वहां एक आदमी, जो गालिबन वो खुद थे, का खाका बना था और ऊपर लिखा था, माई डैडी इज द बेस्ट कॉक इन द वर्ल्ड। वो दोनों हंसी से लोटपोट हो गए। बेला बेटा, आप लिखना तो कुक चाह रही थी ना? अब्दुल जब्बार साहब ने हंसते हुए पूछा। जी पापा, आपने रात कितना अच्छा चिकन बनाया था, बेला ने मासूमियत से कहा। आप सबको हंसी आ रही है। अस्प्रा ने बैग उठाया। मैं जा रही हूं यूनिवर्सिटी और बेला, याद रखना, आज रात तुम अकेली सोओगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर अस्प्रा का सामना अपनी बेस्ट फ्रेंड फाइका और फातिमा से हुआ। फाइका के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। यार अस्प्रा, बहुत बड़ा मसला हो गया है। फाइका ने उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की तरफ खींचा। अब क्या हुआ? क्या तुम्हारी भी असाइनमेंट किसी ने खराब कर दी? अस्प्रा ने बेजारी से पूछा। नहीं, वो लड़का, याद है पिछले हफ्ते हमने जिस पर केचप फेंका था, वो इसी यूनिवर्सिटी में है। मैंने इसे अभी पार्किंग में देखा है, फाइका ने हाँफते हुए बताया। वो यहां क्या कर रहा है? अस्प्रा भी अब थोड़ी संजीदा हुई। पता नहीं, लेकिन अगर उसने हमें पहचान लिया तो हमारी खैर नहीं। वो बहुत गुस्से वाला लग रहा था। फातिमा ने लुकमा दिया। रिलैक्स लड़कियों, इतने बड़े हुजूम में वो हमें नहीं पहचानेगा। हमने मास्क पहने हुए थे उस दिन। अस्प्रा ने उन्हें तसल्ली दी, मगर उसे क्या मालूम था कि किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा है। जैसे ही वो तीनों कैफेटेरिया पहुंचे, सामने वही लड़का तैमूर हैदर अपनी ट्रे पकड़े खड़ा था। उसकी नजरें सीधी उनकी मेज की तरफ थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अस्प्रा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वाकई वो उन्हें पहचान लेगा, या ये सिर्फ उनका वहम था? में उस वक्त काफी रश था, लेकिन फाइका को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ उसी पर जमी हुई हैं। तैमूर हैदर, जिसकी पर्सनैलिटी ने आते ही यूनिवर्सिटी की लड़कियों में एक हलचल मचा दी थी, अब सीधा उनकी मेज की तरफ बढ़ रहा था। वो इधर ही आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं छुप जाती हूं। फाइका ने घबराकर मेज के नीचे जाने की कोशिश की। पागल मत बनो फाइका, नॉर्मल रहो। अस्प्रा ने इसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाया, अगरचे खुद उसके अपने दिल की धड़कनें भी तेज थीं। तैमूर उनकी मेज के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसकी गहरी भूरी आंखें बराह रास्त फाइका के चेहरे पर जमी थीं।
कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसकी भारी आवाज गूंजी। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। फाइका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ बोलने के लिए लब खोले, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। उसे याद आने लगा कि कैसे पिछले हफ्ते उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर उस पर केचप और पानी फेंका था, क्योंकि उसने फाइका को मोटी कहा था। अचानक न जाने फाइका को क्या सूझी, वो बिजली की तेजी से अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और मक्के हुआ में लहराते हुए ऊंची आवाज में गाने लगी। यू नो, आई नो, यू नो आई रिमेंबर यू, एंड आई नो यू नो, आई नो यूल रिमेंबर हाउ वी डांस्ड। वो गाते हुए और थोड़ा सा डांस स्टेप करते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। कैफेटेरिया में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने लगे, जबकि इस्प्रा और फातिमा सदमे से अपनी दोस्त का ये नया रूप देख रही थीं। फाइका गाते गाते वहां से रफू चक्कर हो गई। तैमूर, जो अब तक खामोश था, एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ इस्प्रा की तरफ मुड़ा। तुम्हारी दोस्त अच्छी अदाकारा है, लेकिन मेरा हाफिजा इतना भी कमजोर नहीं है। देखो मिस्टर, जो कुछ भी हुआ वो एक मजाक था, इस्प्रा ने हिम्मत जमा करके कहा। मजाक? मेरी ब्रांडेड शर्ट पर केचप फेंकना मजाक था? उसने मेज पर झुककर इस्प्रा की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी दोस्त ने तो आज भी वही ब्रेसलेट पहनी हुई है जो इस रात पहनी थी, इसी से मैंने उसे पहचाना है। ओके फाइन, हम माजरत चाहते हैं, फातिमा ने जल्दी से अपना ब्रेसलेट छुपाते हुए कहा। तैमूर ने एक बार फिर उन्हें घूरा और फिर आंख मारकर विंक वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो सब गार्डन एरिया में बैठे थे, जहां दानिश और हमजा भी आचके थे। दानिश के चेहरे पर शदीद गुस्सा था। कौन है वो लड़का? इसे हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों को धमकाने की? दानिश ने अपनी मुठियां भेंचते हुए पूछा। इसका नाम तैमूर हैदर है। उसने आज ही फुटबॉल टीम ज्वाइन की है और खुद को कैप्टन समझ रहा है, हमजा ने दांत पीसते हुए बताया। दानिश, जो खुद फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था, ये सुनकर मजीद तप गया। रिलैक्स दानिश, वो बस एक शरारती लड़का है। इस्प्रा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। और वैसे भी फाइका ने जो परफॉर्मेंस दी, उसके बाद वो खुद ही कंफ्यूज हो गया होगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फुटबॉल ग्राउंड में मैं उसे बताऊंगा कि असली कैप्टन कौन है, दानिश ने सर्द लहजे में कहा। घर वापसी का वक्त हुआ तो इस्प्रा ने दानिश की तरफ देखा। तुम मुझे घर छोड़ने चलोगे? उसने थोड़ी लौट से पूछा। सॉरी बेबी, आज प्रैक्टिस है, कल पक्का चलेंगे। दानिश ने उदासी से उसका हाथ थामा। इस्प्रा ने मुंह बसूर लिया, क्योंकि उसे पता था कि अब फुटबॉल इससे ज्यादा अहम होने वाला था। जब इस्प्रा घर पहुंची तो वो थक कर चोर हो चुकी थी। वो अपने कमरे में जाकर अभी आराम करने ही वाली थी कि अचानक बराबर वाले कमरे से धुम धुम की आवाजें आने लगीं। अराबीला ने फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक लगाया हुआ था और मामा की लिपस्टिक पूरे मुंह पर मिलकर आईने के सामने पोज बना रही थी। अराबीला, आवाज कम करो, वरना मैं चुड़ैल को बुला लूंगी, इस्प्रा ने कमरे में दाखिल होते हुए चीख कर कहा। आवाज और तेज कर दूं? बेला ने शरारत से पूछा और वॉल्यूम का बटन मजीद घुमा दिया। इस्प्रा ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी जिंदगी यूनिवर्सिटी में तैमूर से और घर में आराबेला से जुड़ी एक ऐसी केमिस्ट्री बन चुकी थी जिसका कोई हल उसे नजर नहीं आ रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और मजीद बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब्दीली